ला 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 ला। चलिए, हिंदुस्तान हमारा। अशोक, दूसरा अध्याय। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ये दिव्य वदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजा था, मतलब राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नैत्तूर, उडेगोडम, इन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जो रिलीफ कल्चर है, अभिलेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र है, जिसमें रण्य अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। भावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपनी राजधानी तौसली में मिला लिया। ठीक है, इसका उल्लेख आपको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलेगा। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हाँ, यहाँ देखिए क्या था कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के प्रमुख अभिलेख आपको कुछ देर में बताएंगे। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों यानी महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि से ये शिलालेख बनाया गया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगरी से एवं मनसहरा से, जो कि पाकिस्तान में है, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि ली है। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेंटी फैंथलर ने किया था। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिशेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। आपको दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह मेरठ पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह ने दिल्ली स्थानांतरित करवाया। रामपुरवा स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेही स्तंभ लेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की कर, ठीक है, भू राजस्व का जो दर है वो घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि कर को बलि कहा जाता तभी माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल के अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किया जाने का विचार या विवरण प्राप्त है। प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये पहला शिलालेख में है अशोक का। अशोक का शारे कुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसे सदस्यों की संख्या, इन मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। महामात्र एक बहुत ऊंचा पद होता है। ठीक है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य से प्राप्त जो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। धन्यवाद दोस्तों।